नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के जौनपुर जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। आपने जैसे ही हमारी खबर का टाइटल देखा होगा तो आप इस खबर को समझने के लगे होंगे कि आखिर हमने इतना गलत शब्द जो है अपने टाइटल में क्यों डाला, कमीना बेटा। दरअसल इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक लौता बेटा था, जिसके लिए माँ बाप दुआएं पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, भगवान से करते, उसकी सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। उस एक लौते बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को बड़ी ही बेदर्दी से सिलबट्टे से कूच कूच कर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात को उसने गांव में वो अंजाम दिया। इसके बाद उनकी लाश को एक बोरे में भरता है और फिर बेटा जो है, नालायक बेटा जो है, कमीना जो बेटा है, वो उनकी लाश को गोमती नदी में फेंक देता है। इसके बाद जो इसकी बहन है वो जब अपने माता पिता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश करती है तो माँ बाप का फोन उठता नहीं। बहन भाई को फोन मिलाती है, भाई फोन उठाता नहीं, तो बेटी को चिंता होने लगती है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि भाई माँ बाप के साथ रह रहा था। 2-4 दिनों तक काफी तलाश करने के बाद जब किसी का कुछ पता नहीं चलता तो बहन पुलिस के पास जाती है, पुलिस से मदद की गुहार लगाती है कि उनके माँ बाप का पता कुछ नहीं चल रहा है। वहीं उसका भाई भी जो माँ बाप को खोज रहा था उसका भी कुछ पता नहीं है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या हुआ, कोई खबर नहीं। पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले 13 तारीख या 15 तारीख को जो है पुलिस भाई तक पहुंचती है। भाई को जब पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करती है कि क्या माजरा है, क्या कहानी है, कहाँ है माँ बाप, तो पहले तो गोल मोल बातें बाप बेटा करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है उसकी बातों पर पुलिस को शक होता है और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो बेटा टूट जाता है। और फिर पुलिस के सामने जो वो कहता है उसे सुनकर तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि मैंने अपने माँ बाप को सिलबट्टे से उसके सिरों को कूच कूच कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाश को बोरे में फेंक कर भर कर जो है गोमती नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस अब बेटे की निशानदेही पर माँ बाप की लाश को ढूंढने में जुटी है, लेकिन अभी तक जो है उनकी लाश नहीं मिली, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं इस हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। यानी कि हत्यारे बेटे ने 8 दिसंबर को अपने माँ बाप को मौत की घाट उतारा था। अब जब बेटा हाथ आया है तब पूरे इस हत्याकांड का आखिरकार खुलासा हुआ। इस हत्याकांड का सच सामने आने के बाद जो बेटियां थी, जो बहनें हैं, 3 बहनें, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो तो अभी भी कह रही कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि भाई ने कैसे भला क्यों माँ बाप को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। पर जो है तो है, सच यही है कि इकलौते बेटे ने अपने माँ बाप जो माँ बाप सोच रहे थे कि उनका इकलौता बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उस लाठी ने ही उनका ही सिर फाड़ दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से मैंने जो है अपने उसका टाइटल जो रखा ना, इकलौता कमीना बेटा, क्योंकि ऐसा बेटा शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपने बुजुर्ग माँ बाप को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और वो वजह क्या है जिसकी वजह से एक बेटा अपने माँ बाप को कातिल है। बहरहाल इस डबल मर्डर से है जो पूरे इलाके में, खासकर जौनपुर में तो हड़कंप मचा ही है। हर कोई जानना चाहता है कि इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने की मुख्य वजह क्या है, क्यों बेटे ने जो है माँ बाप को मारा। चलो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम समझाते हैं कि आखिर वजह क्या है। ये घटना जैसा कि मैंने आपको बताया यूपी के जौनपुर जिले की है। जौनपुर जिले का थाना क्षेत्र है जफराबाद। इसी जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव है। इसी अहमदपुर गांव में रहते थे रिटायर्ड लोको पायलट श्याम बहादुर। जो तस्वीर आपने देखी है उसमें श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता देवी है। इन्हीं दोनों की हत्या की गई है। श्याम बहादुर बताते हैं, जो अभी जो लोगों से बातचीत के दौरान पता चला, अब ये पूरी तरीके से पुख्ता है कि नहीं है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो
लोगों से पूछताछ में हमें पता चला वो ये है कि श्याम बहादुर जो है मूल रूप से जो है केराकत क्षेत्र के खरगेसनपुर गांव है वहां के रहने वाले थे। लेकिन जो उनके ससुर हैं यानी बबीता देवी के जो पिताजी थे स्वर्गीय रामनारायण द्वारा जो है उन्हें संपत्ति यहां मिली और जिसके बाद जो है ये अपने पत्नी और बच्चों के साथ जो है ये अहमदपुर गांव में शिफ्ट हो गए। श्याम बहादुर जो है लंबे समय से जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर जो आपने सुना होगा, वहां पर रह रहे थे और रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात थे। इसी 30 जून यानी 30 जून 2025 को वो लोको पायलट पद से रिटायर हुए, जिसके बाद जो श्याम बहादुर हैं अपनी पत्नी बबीता के साथ अहमदपुर गांव में आकर रहने लगे क्योंकि ये इनका गांव था। श्याम बहादुर के परिवार में 3 बेटियां वंदना कुमारी, अर्चना कुमारी और सपना थी। इसके अलावा इकलौता एक बेटा, एक आंखों का तारा अम्बेश कुमार था, यानी इनके वंश का वारिस अम्बेश कुमार। 3 बेटियां, एक बेटा। बेटा बड़ा प्यारा दुलारा था, बेटियों को भी बड़े ही प्यार दुलार से पाला था। घर देखिए, आप घर देख के समझ सकते हैं कि कहीं से किसी तरह की ऐसी कोई आर्थिक समस्या का सामना इनके परिवार को तो कभी नहीं करना पड़ा होगा। पर घर और बड़ा ही शानदार बना है। उस गांव में के हिसाब से ये घर बहुत मतलब कहें संपन्न परिवारों में से एक ये परिवार था। सब कुछ सब बढ़िया था। श्याम बहादुर ने तीनों बेटियों की बड़े धूमधाम के साथ अपनी क्षमता अनुसार शादी की थी। चौथा जो इनका बेटा था अम्बेश कुमार, इकलौता बेटा जिसके साथ बहुत सारे सपने श्याम बहादुर जी के जुड़े हुए थे, उस बेटे ने श्याम बहादुर को लेकर बहुत बड़ा झटका दिया। अम्बेश कुमार जो था वो पिछले 6 सालों से कोलकाता में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। तो सबके बेटे बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर बताते हैं नौकरी के दौरान एक दूसरे संप्रदाय की युवती के साथ जो है अम्बेश कुमार का प्यार हो गया और उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ यानी माता पिता की मर्जी के खिलाफ, श्याम बहादुर बबीता देवी की मर्जी के खिलाफ जो है अम्बेश कुमार ने जो है वहां पर उस युवती के साथ शादी कर ली। शादी के करीब 5 साल हो चुके हैं और उसके एक बेटा और बेटी है। बीच बीच में अम्बेश कुमार बताते हैं घर आता जाता रहता है और घर आने जाने की आप सोच सकते हैं माता नाराज है, पिता नाराज है, क्योंकि उसने जो शादी की है उस शादी को कोई जो है अपनाने को तैयार नहीं था। इकलौता बेटा था, उसके बाद भी श्याम बहादुर जो है इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो अपने बेटे को साफ साफ कह चुके थे कि जो तुमने किया है वो गलत है और उसको कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी बीच बीच में अम्बेश कुमार आता था। अब क्यों आता था? पैसा। माँ बाप, पिता रिटायर्ड थे, सरकारी कर्मचारी थे, केंद्रीय कर्मचारी वो भी रेलवे के, तो पेंशन भी आती थी, रिटायर्ड का पैसा भी मिला था, ठीक ठाक कमाई थी और जमीन वमीन भी थी। तो बीच बीच में जो है पैसा वैसा लेने आता था। लेकिन इन सब के बाद पैसा वैसा तो भले होता था, लेकिन जब भी अम्बेश कुमार आता तो पिता और बेटे में जो है तकरार जरूर होती थी। अब श्याम बहादुर जो है बेटे के जो उसने शादी की थी उससे काफी नाराज थे, लिहाजा एक तरीके से कहें वो अपने बेटे को कुछ भी देने के पक्ष में नहीं थे। फिर भी चूंकि बेटा था तो माँ वहां को बहला फुसला कर लेके चला जाता था कुछ ना कुछ। बताते हैं कि इसी बात को लेकर इनके बीच में अक्सर झगड़ा रहता था। पिता जो है श्याम बहादुर अम्बेश की शादी से काफी नाराज थे और उन्होंने बहू को स्वीकार करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। वे अम्बेश पर पत्नी को मतलब शादी कर ली थी, लेकिन वो कहते हैं, अब ये सच है कि नहीं ये हम पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन कहा यह जाता है कि श्याम बहादुर कहना अपने बेटे से वो चाहते थे कि वो पत्नी से संबंध खत्म कर ले और उसके साथ तलाक वलाक ले ले और यहां आकर रहने लगे साथ में, फिर जहां वो चाहे वहां वो शादी कर ले। इसकी वजह से बताते हैं कि घर में अक्सर तनाव रहता था। लेकिन पिछले 3 महीने से जो बताते हैं अम्बेश गांव में आकर रहने लगा था। अब इसके वजह कहा जा रहा है कि अम्बेश का और उसकी पत्नी के बीच में है जो है विवाद हो गया था, जिसकी वजह से अम्बेश पिछले 3 महीने से घर आया हुआ था। और बताते हैं यहां तक की बात है, अब सच है कि नहीं ये अम्बेश ही बता पाएगा पुलिस को, लेकिन जो लोग कहना है वो ये है कि अम्बेश जो है अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए भी तैयार हो गया था और इसके लिए पहले 10 लाख और बाद में 5 लाख रुपए की मांग थी, यानी पत्नी को उसे इतना पैसा देना था। बताते हैं इसी पैसे को लेने के लिए जो है अपने पिता के पास आया था और पिता से
जब वो पैसे मांग रहा था इन सबकी कि हाँ भाई तुम चाहते हो हम तलाक ले ले तो ऐसा है इतना पैसा देना पड़ेगा। अब ये शायद हो सकता है अम्बेश की एक प्लानिंग हो पिता से पैसा ऐंठने की, हम इस बहाने से करेंगे तभी पिता पैसा दे देंगे और फिर इस पैसे को लेकर मैं अपना चला जाऊंगा। पैसा एक बार मेरे हाथ में आ गया तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बताते हैं श्याम बहादुर जो है वो चाहते ये जरूर थे कि उनका बेटा ये रिश्ता तोड़ ले, लेकिन जब अम्बेश ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए पैसा मांगा तो श्याम बहादुर ने बताते हैं साफ इनकार कर दिया था कि वो पैसा नहीं देंगे, उनके पास पैसा नहीं है। इसी बात को लेकर बताते हैं इनके बीच विवाद होता था और ये विवाद कई बार बहुत ज्यादा बहसा बहसी में बदल जाता था। 8 दिसंबर वो काली रात, जब रात में खाना वाना खाने के बाद जो है एक बार फिर से अम्बेश और पिता श्याम बहादुर और मां बबीता देवी में इसी बात को लेकर एक बार पैसे और यही पत्नी शादी के लेकर एक बार फिर से रात में झगड़ा होता है। झगड़ा देखते ही देखते इतना बढ़ जाता है कि जो अम्बेश है, जो बेटा था, वो अपना आपा खो बैठाता है और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना थी। गुस्से में आकर अम्बेश ने जो सिलबट्टा रखा होता है जिससे मसाला पीसा जाता है, उस सिलबट्टे को उठा लेता है और सबसे पहले वो अपने पिता के सिर पर दे मारता है। पहला सिलबट्टा लगते ही पिता श्याम बहादुर जो है वहीं गिर जाते हैं और इसके बाद बताते हैं वो उनके ऊपर 2-3 मारता है। पति को बचाने के लिए जो मां बबीता है वो बेटे के सामने आ जाती हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में जो अम्बेश था अब उसके सिर पर मानो खून सवार हो गया था। वो किसी भी कहें हया मया माया मोह वाला कहते नहीं, जो माँ से प्यार, पिता का प्यार, ये सब भूल चुका था। अब बस उसको यही लग रहा था कि ये लोग जो हैं मेरी खुशियों के दुश्मन हैं और इन्हें हमें मिटा देना है। जहां पहले पिता को उसने सिलबट्टे से बुरी तरीके से मार के गिरा दिया था, अब जब माँ अपने पति को बचाने के लिए आगे आती है, पिता को बचाने के लिए आगे आती है, तो दूसरा शिकार बन जाती है माँ बबीता देवी। बताते हैं इसके बाद उसी सिलबट्टे से जो अम्बेश है वो बबीता के ऊपर, बबीता के सिर पर भी मारता है। सिर पर जब सिलबट्टा जैसा भारी चीज, सॉलिड एकदम पत्थर पड़े तो सोचो एक ही बार में आदमी चित्त हो जाता है, वही हुआ। बबीता के सिर पर जैसे ही पूरी ताकत ने अम्बेश ने सिलबट्टा मारा, बबीता देवी भी वहीं गिर गई। इसके बाद तो अम्बेश ने कोई दया नहीं दिखाई, ना ही उसे वो पल याद आए कि कैसे जब वो छोटा था तो उसी पिता की उंगलियों को पकड़कर उसने चलना सीखा, उसी पिता की कंधों पर बैठकर उसने मेला देखा होगा, उसी पिता के कंधों पर बैठकर वो बाजार घुमा होगा, माँ के हाथ से खाना खाया होगा। लेकिन इन सब चीजों को, माँ के दूध को भूल गया, माता पिता के एहसानों को भूल गया और फिर वो बस पत्थर से, उसी सिलबट्टे से तब तक दोनों को मारता रहा जब तक कि दोनों की सांसें जो हैं हमेशा के लिए थम गई। जब दोनों की मौत हो गई, इस दौरान किसी को भी उनके चीख नहीं सुनाई दी, क्योंकि गांव में वैसे भी जानते हैं 7-8 बजे लोग, 7 साढ़े 7 बजे लोग सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, सुनसान हो जाता है। लोग, चूंकि झगड़ा इनके यहाँ अक्सर होता था, लोगों को लगा झगड़ा हो रहा है तो हो रहा है, अक्सर की बात है, नई बात तो है नहीं, लिहाजा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब अम्बेश इन दोनों की हत्या कर देता है, इसके बाद उसके दिमाग में आता है कि आखिर कैसे इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाया है। बताते हैं कि वो इन दोनों की लाश को जो है एक बोरे में भरता है और उस बोरे में भर कर जो है दोनों के बोरे में भरा और कार में, चूंकि कार थी, संपन्न परिवार हम कहते हैं, कार में रखता है और चुपचाप रात में ही गोमती नदी जो वहाँ है उस गोमती नदी के पास पहुँचता है, उनके दोनों बोरों को नदी में फेंक देता है और फिर घर वापस आ जाता है। इस दौरान जो है बताते हैं कि 8 तारीख तो गुजर गई, 9 तारीख को जो इनकी छोटी बेटी थी वंदना, वो जो है छोटी थी, अब ये अम्बेश से बड़ी थी ये पता नहीं, लेकिन हाँ बेटी जो वंदना थी वो घर पर माँ बाप से हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करती। एक बार फ़ोन करती कोई नहीं उठाता, 2 बार फ़ोन करती कोई नहीं उठाता। वंदना को लगा हो सकता हो माँ बाप बिजी हूँ, लिहाजा भाई के फ़ोन पर फ़ोन करती है, भाई भी फ़ोन नहीं उठाते। उसे लगा क्या बात है कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उसने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, शाम को दोपहर को मिला लूँगी। दोपहर को फिर फ़ोन करती है वंदना सबके फ़ोन में, लेकिन फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब उसे थोड़ा सा चिंता होने लगी थी, माँ बाप फ़ोन नहीं उठा रहे, वो उसे लगा चलो ठीक है, लेकिन भाई भी क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा, वो इस बात से थोड़ा सा घबरा गए। इसके बाद उसने किसी तरह से जानकारी की तो पता चला कि घर पर तो कोई भी नहीं है। अब वंदना परेशान हो गई,
हर जगह जहां भी संभव था उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं भाई माँ बाप को लेकर कोलकाता चला गया हो, क्योंकि भाई वही उसका परिवार था। जब हर जगह से वंदना ने पूछताछ कर ली, जानकारी कर ली कि कहाँ का है, जब उसे ना माँ बाप के बारे में कुछ पता चला ना भाई के बारे में पता चला, तो बताते हैं 13 तारीख को है जो है वंदना ने जफराबाद थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उसके माँ बबीता देवी, पिता श्याम बहादुर और जो भाई है अम्बेश, शायद वो माँ बाप को खोजने गया था, उन तीनों का कहीं कुछ पता नहीं चला। परिवार अच्छा खासा था, एक क्षेत्र में उनका अच्छा खासा नाम मान सम्मान था, लिहाजा पुलिस भी तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि एक अच्छे खासे परिवार के 3 सदस्य जो हैं अचानक गायब हो जाएं तो पुलिस तरह तरह की आशंकाओं को सोचते हुए पूरे मामले को जांच करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों को कहीं हत्या कर दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तीनों को किडनैप किया गया है, क्योंकि पैसे वाला परिवार था। तो पुलिस जब पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, इस दौरान जो है सबसे पहले पुलिस तीनों को खोजने में जुट जाती है। सारे जो है फोन नंबर डिटेल सर्विलांस की मदद ली जाती है और बताते हैं 15 तारीख को जो है सोमवार सुबह पुलिस को अम्बेश जो है यानी 15 तारीख को 15 तारीख की सुबह जो है पुलिस अम्बेश तक पहुंच जाती है। अम्बेश जो है घर के पास ही पुलिस को मिल जाता है। शायद अम्बेश कुछ अपना घर से सामान लेने आया था। इसी दौरान पुलिस को भनक मिल जाती है, मुखबिरों से सूचना मिलती है और तुरंत ही जो पुलिस टीम है वहां पहुंच जाती है और अम्बेश को पकड़ लेती है। पुलिस तो गुमशुदा की तलाश में थी, अब अचानक से अम्बेश घर के पास ही मिल जाता है तो पुलिस का माथा भी ठनकता है कि आखिर क्या मामला है। पुलिस अम्बेश से पूछती है कि माता पिता बबीता देवी और तुम्हारे पिता श्याम बहादुर कहाँ हैं। तो अम्बेश पहले घुमाना फिराने लगता है बातें कि मैं खुद ही माता पिता को ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस इससे पूछती है फिर तुम इतने दिन तो तुम कहाँ थे। तो वो बताया कि मैं माँ बाप को ढूंढ रहा था, लेकिन कहाँ ढूंढने गए, कैसे ढूंढा, क्या कोशिश की, ये सब, और तुम पुलिस के पास क्यों नहीं है। इन सब जब सवालों को पुलिस ने बारिश की तो अम्बेश इन सब सवालों के चक्कर में घिर गया और आखिरकार उसने पुलिस जिन्हें जब थोड़ी सख्ती की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 8 तारीख को रात में उसका माता पिता से झगड़ा हुआ और इस झगड़े में गुस्से में आकर वो अपना आपा खो बैठा और उसने बड़ी ही बेदर्दी से सिलबट्टे से माँ और बाप को सिर कूच कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया और फिर उनकी लाश को जो है गोमती नदी में जाकर फेंक दिया। 7 दिन इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके थे, लेकिन किसी को भनक इस बात की नहीं लग पाई कि आखिरकार बबीता देवी और श्याम बहादुर की हत्या कर दी गई। पुलिस अब अम्बेश को लेकर वहां पर गई जहां पर अम्बेश ने लाश को फेंका। पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक जो है बताते हैं कि दोनों के शव जो है पुलिस बरामद नहीं कर पाई। हो सकता है जहां फेंका हो वहां नदी का बहाव तेज हो, लाश बहकर दूर गई हो। 7 दिन हो चुके हैं तो ये भी हो सकता है कि लाश बुरी तरह से सड़ गल गई हो, ऐसे में पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर भी पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने वंदना और उसकी बाकी बहनों को इस बात की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ है और आपके भाई ने ही आपके माँ बाप को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जानकर जो है तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका बस यही कहना है कि मेरा भाई नालायक था, शुरू से ही पिता के साथ उसके झगड़े होते थे, इकलौता था तो दुलारा भी बहुत था, जिद भी बहुत करता था, फिर भी माँ बाप मान लेते थे। उसने अपनी मर्जी से शादी की। मेरे पिता ने नाराज जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कभी घर आने से मना कर दिया कि तुम घर मत आना। मानते थे लेकिन उस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसके बावजूद भी मेरे भाई ने ऐसा किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने क्यों किया। कई लोगों का अलग अलग तथ्य हैं, हम उन पर बात करेंगे कि आखिर वजह क्या सिर्फ झगड़ा हो सकता है या फिर पैसा, प्रॉपर्टी इसकी मुख्य वजह है जिसके चलते जो है अम्बेश ने अपने माँ बाप को मौत की घाट उतार दिया। पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर पूरी घटनाक्रम पर भी हम लोग बात करेंगे। दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे
वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि आज 15 दिसंबर 2025 उनके भाई अम्बेश कुमार को बरामद किया। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2025 समय लगभग रात के 8 बजे पारिवारिक विवाद और पैसों को लेकर उनके माता पिता से लड़ाई हुई, जिसमें वह उग्र हो गए और उनके द्वारा अपने माता पिता के सर पर बट्टे से प्रहार किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से उनके द्वारा दोनों बॉडीज को बोरी में भरा गया और उनके द्वारा बेलाव घाट के पुल से दोनों लाशों को गोमती नदी में फेंका गया। तत्काल पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अम्बेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस का उद्देश्य है कि अम्बेश कुमार की निशानदेही पर दोनों बॉडीज को गोमती नदी से बरामद किया जाए। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। इस मामले में जो है कई चीजें सामने आ रही। बहरहाल पुलिस जो है बताया जा रहा है कि करीब 15 गोताखोरों को लगाकर जो है वो अभी इन दोनों के शवों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनके शव बरामद नहीं हुए। वहीं जो गांव के लोग जो हैं उनका ये कहना है कि दबी जवान में कोई सब यही गांव के लोग कह रहे हैं कि जो है जो माता पिता थे वो बहू को पसंद नहीं करते थे। 3 बेटियों के प्रति उनका झुकाव अधिक रहता था। इसी वजह से अम्बेश कुमार का उनसे कई बार विवाद हुआ। या एक तरीके से कहें, अम्बेश कुमार को कहीं न कहीं ये लगता था क्योंकि उसने जो किया है उसकी वजह से माँ बाप जो है उससे नाराज रहते हैं और वो उससे खुश नहीं। जबकि तीनों बेटियों से, क्योंकि वो तीनों बेटियां उनके अनुसार चलती हैं, तो तीनों बेटियों से खुश हैं। इस वजह से कहीं ऐसा न हो कि माँ बाप जो है, जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो बेटियों को दे दे और उसके हाथ कुछ न लगे। इस वजह से जो है अक्सर जो है वो गांव आता जाता रहता था ताकि उसे इस बात की जानकारी होती रहे कि पिता के पास क्या पैसा है, कहां से क्या आया क्या गया, इस बात की जानकारी अक्सर रहता था। और वो बताते हैं पैसे लेकर भी जाता था। गांव के लोग जो है वो दबी जबान में ये भी कह रहे हैं कि अम्बेश कुमार अपनी पत्नी के साथ ही पिता के रहे रुपए लेकर शिफ्ट हो जाना चाहता था। मतलब जो पिता का रिटायर्ड का पैसा मिला होगा उसको लगता होगा पिताजी वो मुझे दे दे तो मैं उसे लेकर अपने यहाँ चला जाऊं, कोलकाता में अपनी पत्नी के साथ रहूं। लेकिन पिता पैसा फूटी रकम भी इसको देने को तैयार नहीं थे। इस वजह से जो है अक्सर उसका झगड़ा होता था। पुलिस की पूछताछ में अम्बेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले उसने मां के सिर पर सिलबट्टे से वार किया था। इसके बाद पिता के सिर पर सिलबट्टे, मतलब पहले जो झगड़ा हो रहा होगा तो मां शायद आगे आई तो पहले मां को मारा सिलबट्टा से। जब पिता आगे बचाने आए होंगे तो उनको भी सिलबट्टे से मारकर उनकी भी हत्या कर दी। दोनों की हत्या के बाद उसने कार को शवों में रखा और फिर जो है उन्हें नदी में फेंक दिया। 4 भाई बहनों में इकलौता भाई था, 3 बहनें थी। तीनों बहनें की शादी हो चुकी थी। एक तरीके से कहें अम्बेश की जिंदगी जो है बड़ी ही सुखमयी जिंदगी थी। पिता के पैसों से ही उसने एक कार भी खरीदा थी। कार से चलने का उसे बड़ा शौक था और अपनी मेहनत के बलबूते तो कुछ होना नहीं था, सब कुछ जो था पिता के बलबूते ही उसे करना था। अब आप ये घर देखो, क्या आलीशान घर बनाया। ऐसा नहीं लग रहा जैसे पुरानी जमाने की फिल्मों के जो शानदार रईस लोग होते थे गांव में उनके घर होते। देखिए कितनी लंबी चौड़ी सीढ़ी बनी हुई है, शानदार घर है। तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमें भी यही लगता है कि हत्या की वजह सिर्फ शादी के लिए माँ बाप का नाराज होना नहीं था। मुझे लगता है कि अम्बेश के दिल में इस बात का डर था कि माँ बाप कहीं ऐसा हो जो शादी उसने की है उसकी वजह से माँ बाप नाराज हैं। अब ये नाराजगी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि अब अम्बेश जब भी पैसे वैसे ले बात कहता था तो पिता जो श्याम जी हैं
वो साफ साफ मना कर देते कि भैया हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, जो तुमको ठीक लगे करो, लेकिन हमसे पैसा मत मांगो। पिता ने फिर भी ये सब करने के बाद भी उसे ऐसा नहीं कि एकदम किनारा कर दिया था, गाड़ी दिलाई थी, कार से चलने का शौक था तो पिता ने अपने पास से कार बताते ही कार भी दिलाई। शौक पूरे हो रहे थे लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि अब इसे यह था माँ बाप तो बूढ़े हो गए, इनको गांव में रहना, इनको क्या ज़रूरत, मैं तो कोलकाता जैसे बड़े शहर में रहता हूँ, मुझे वहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा बेटा बेटी है और पैसे मुझे होंगे तो मैं उनको भी ऐसे रख पाऊँगा। हो सकता है कि 3 महीने पहले जो है वो जो अम्बेश है वो इसीलिए आया हो कि माँ बाप से पैसा मिल सके तो वो अपने परिवार को ऐश भरी जिंदगी बता सके। भाई आखिर में इकलौता बेटा है, उसी का तो सब है ही है, तो वो चाहता होगा कि पिताजी हमको दे दें, अभी दे दे तो हम अच्छा करेंगे, जब वो मर जाएंगे उसके बाद हमें मिलेगा तो क्या। इस बात के लिए ही हो सकता है झगड़े की बात जो हो वो, मुझे नहीं लगता शादी के 5 साल होने के बाद जो श्याम जी हैं समझदार आदमी हैं, माँ बबीता देवी भी समझदारी हैं, शादी हो चुकी, जब 2 बच्चे हो गए तो वो चाह कर भी क्या कर लेते श्याम बहादुर जी, ठीक है। तो उन्हें लगा होगा जो भाई ठीक तुम्हें लगता हो करो, लेकिन इसके दिमाग में ये होगा कि भाई पैसा तो चाहिए, ऐसा ना हो कि तीनों बेटियों को जो है पैसा दे दे और हम फिर ऐसे रह जाए ठन गोपाल। तो फिर इसके दिमाग में खुलो, ये इसी वजह से आया होगा कि भाई हमको पैसा चाहिए, हमारा जो जमीन वमीन का है बताओ क्या है, हम क्या करें, हमारे नाम कर दो। शायद इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा। झगड़ा इस वजह से नहीं हुआ होगा, शादी को लेकर अब झगड़ा नहीं होगा, 5 साल होने के बाद 2 बच्चों के बाद होने के बाद झगड़ा नहीं होगा। झगड़े की वजह होगा संपत्ति और पैसा। ये चाहता होगा कि माँ बाप उसके नाम संपत्ति कर दें, पैसा कर दें, ताकि ये अपना ऐसे रह सके। श्याम बहादुर इसके लिए कतई राजी नहीं होंगे। क्यों राजी हो, जब तुम उनके कहने के अनुसार तुमने उनके फैसले की कदर नहीं की तो फिर वो तुम्हारी चिंता क्यों करे। तुम्हें बड़ा पढ़ा लिखा दिया, बढ़िया बना दिया, नौकरी तुम अच्छे कर रहे हो, अपनी मेहनत बलबूते कमाओ, उनका ये तर्क होगा। लेकिन इसके दिमाग में तो यही होगा, भाई संपत्ति जिस तरह से घर वर दिख रहा है, लाखों करोड़ों का घर है, रिटायर्ड में भी अच्छा खासा पैसा मिला ही होगा, जमीन खेती बाड़ी होगी ही, तो उसको ये होगा कि ये सब आप हमारे नाम करें। उसको शक ये होगा कि हम कोलकाता में रहें, इधर ऐसा ना हो कि बहनें जो हैं वो सब कुछ अपने नाम करा ले और हम फिर ठन गोपाल बने घूमते रहें। इसी वजह से ये आया होगा, इसने कहा होगा कि मेरे नाम करो। जब माँ बाप ने इसको रुपया पैसा देने से मना कर दिया होगा, भैया हम कुछ नहीं देंगे, तो फिर ये अपना आपा खो बैठा होगा और फिर इसने कहें रुपए पैसों के लिए जो होता है ना आजकल की, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यही बात हुई। इसे लगा कि ये सब कुछ बहनों को दे देंगे तो भाई ऐसा है, अगर ये जब रहेंगे ही नहीं, किसी को भनक नहीं लगेगी, तो अपने आप सब कुछ जो है मेरे नाम आ जाएगा। इसीलिए इसने इस पूरी साजिश को प्लानिंग के तहत इसने यही किया हो। इसको दिमाग, ये जब वहां से आया होगा तो यही सोच कर आया होगा, या तो ये हमारे नाम कर देंगे, नहीं करेंगे तो इनको ठिकाने लगा देंगे, किसी को भनक नहीं लगेगी और फिर ये सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। कहानी कर देंगे कि दोनों माँ बूढ़ा बूढ़ी कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए, तीर्थ यात्रा गए होंगे, कहाँ गए पता नहीं, हमको क्या पता। इसी वजह से इसने पहले उनकी हत्या की, फिर उनकी लाश को बोरों में भरकर कार में रखकर गोमती नदी में फेंक दिया और खुद ही अगले दिन आकर बताते हैं, जो लोग कहना है वो माँ बाप को ढूंढने का बहाना करने लगा कि रात में हमारा झगड़ा हुआ था, इसके बाद माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए, ढूंढने लगा। बताते हैं ढूंढते ढूंढते ये वाराणसी तक गया और इसकी जो बहन वंदना रहती है वो भी वाराणसी में ही रहती है, शायद वो वंदना के पास भी गया होगा उसको बताने की माँ बाप मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए और तीर्थ यात्रा कह के घर निकले थे लेकिन मिले नहीं रहे। तब उसके बाद वंदना ने भी खोजबीन को शुरू की होगी। जब वहां गया उसके बाद इसने वंदना का भी फोन उठाना शुरू नहीं किया, फोन नहीं उठाया होगा, तो वंदना को लगा होगा कहीं ऐसा तो नहीं इनके साथ भी कुछ हो गया। तभी वो जफराबाद जो पुलिस है थाने वहां पहुंचती है, वहां अपने माँ बाप के लापता होने के साथ वो अपने भाई के भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरा भाई जो है वो माँ बाप को खोज रहा था और अब उससे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये पूरी प्लानिंग के तहत जो अम्बेश ने जो है, ऐसा नहीं कि आपे गुस्से में ये हो गया, ऐसा लग रहा है कि उसने पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। वो ऐसा दिखाना चाहता था कि माँ बाप गुस्से में कहीं चले गए हैं, कहाँ गए किसी को कुछ, जब 7 दिन गुजर ही गए थे, कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते, किसी को भनक नहीं लगती। वो तो बहन पुलिस के पास पहुंच गई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो सच सबके सामने आ गया, वरना किसी को पता नहीं चलता बूढ़े माँ बाप कहाँ गए। और ये नालायक बेटा जो है
वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता। कुछ दिन बाद इनकी संपत्ति को सबको बेच बाच कर पूरा पैसा समेट कर ये कोलकाता निकल जाता और वहां अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मौत से लड़ता। लेकिन ये तय मानिए कि खुश नहीं रह पाता। अगर ये पूरी साजिश में कामयाब भी हो जाता तो खुश नहीं होता। एक दिन जैसा इसने अपने माँ बाप के साथ किया है, इसके बच्चे भी इसके साथ वैसा ही कुछ ना कुछ करते। तब इसको एहसास होता कि हाँ, हमने अपने माँ बाप के साथ कितना बुरा किया। क्योंकि कहते हैं ये दुनिया ऐसी ही है, स्वर्ग यहीं है, नर्क यहीं है। जो आप करते हो एक न एक दिन उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है। और जब वो सामने आता है तब आपको एहसास हो जाता है कि हाँ यार, हमने भी किसी के साथ इसी तरह का कुछ गलत किया था, आज देखो मुझे भी भुगतना पड़ा। बहरहाल हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाश, दोनों शवों को खोजा जा रहा है। बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनको अभी भी उम्मीद नहीं है, मतलब कहें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके भाई ने माँ बाप को मार डाला। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे फ़ोन पे माध्यम से हमें आर्थिक तौर पर समर्थन दे सकते हैं, जैसे इन भाइयों ने दिया। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगें तो ये हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। अभी नितिन कुमार जी ने हमें 100 रुपये भेजे, उनका हमने नाम ही लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपकी सपोर्ट के लिए। और इसी तरह से अपना समर्थन देते रहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। हम इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपको बताएंगी सतर्क। देखिए, दो चीज़ें हैं, हमारी खबरें डराने के लिए नहीं है, हमारी खबरें ये हैं कि आप सतर्क रहें। ज़्यादातर अपराध जो भी आजकल हो रहे हैं, बाहर वालों से ज़्यादा अपनों ने ही उन हत्याकांडों की वारदात को अंजाम दिया। जो भी आप खबर देखिए उसमें कोई ना कोई करीबी ही शामिल है जो दगा देता है। जैसे हम आजकल अपने बच्चों को बाहर वालों से आगाह करने की शिक्षा उन्हें देते हैं कि कोई बेटा अनजान आदमी से कुछ लेना नहीं, कभी कोई आदमी आपको मिले जिससे आप जानते नहीं उससे कभी बात नहीं करना, उसी तरह अब एक और शिक्षा देने की ज़रूरत है कि बेटा उससे भी सतर्क रहो जो भले ही अपना हो, जो तुमसे रोज़ मिलता हो, लेकिन कब उस आदमी का दिल बदल जाए, कब उसकी नज़र जो है आपकी खुशियों के लिए इतनी बुरी हो जाए कि वो आपके साथ बुरा करने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाए। आजकल अपनों से परायों से ज़्यादा अपनों से खतरा हो गया, क्योंकि उन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त, उन्हें आपका पैसा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने जो मेहनत से कमाया है उस पर उनकी नज़र है कि इसी तरह से एक झटके में इसका पैसा अगर मुझे मिल जाए तो बस वारे न्यारे हो जाए। तो भाई सतर्क रहिए। दोनों तरह के लोगों से विश्वास कीजिए, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर अपने ही धोखा देते हैं। जितने भी आप हाल फिलहाल के केस में खबरें दिखाया हूं, उन खबरों में देखिए कोई ना कोई जो आंखों के सामने रहने वाले लोग हैं उन्होंने ही वारदातों को अंजाम दिया। लिहाजा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।